This is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video I am going to explain chapter 5 organizing in BST. Student, listen the words carefully. वीडियो को अंत तक सुनिएगा, अंत तक रहिएगा, so that each and everything whatever I will explain you can understand. After the video, if you have queries, then so that in the further videos मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं और आपका डाउट्स क्लियर हो सके. So let's start. Student, at first we have to know what is organizing. As a process, organizing is concerned with the productive integration of human, physical and financial resources to meet the goals of an organization. यानी एक ऑर्गेनाइजिंग मीन्स संस्थागत वो एक्टिविटीज़ हैं जो एक मनुष्य या जो भी फर्म के जो लोग होते हैं फिजिकली, फाइनेंशियली अपने संस्था के गोल्स को, टारगेट को अचीव करने के लिए बनाते हैं. एज ए स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व करता है वो सारे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को जिसमें हर एक इंडिविजुअल अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके एक साथ मिल करके ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल करता है. यानी एज ए स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क विद इन विच द इंडिविजुअल एफर्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड टू मीट द नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये तो था डेफिनेशन. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की. पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट. ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थागत जो एक्टिविटी होती है वो एक स्पेशल एक्टिविटी होती है जो सारे वर्क को डिवाइड करके चलती है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में डिवाइड करती है कि कौन किस काम को कर सकता है. उस इंडिविजुअल को उस काम के लिए लोकेट किया जाता है और उसके अनुसार उसको काम दी जाती है. ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू क्रिएट अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर. ये एक जॉब का एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाने का एटमॉस्फेयर बनाता है और अपने अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार हर एक जॉब एम्प्लॉय अपने पोजीशन पर उस काम को ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए करता है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लेरिफाई करता है उसकी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, पावर को, कि किसे किस पोजीशन पे क्या पावर दी गई है और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे यानी उस इंडिविजुअल को पूरा करना होता है. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब सभी इंडिविजुअल अपने अपने वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन. इसमें कोई किसी काम का कॉपी नहीं करता और एक दूसरे के काम में इंटरफेयर भी नहीं करता. हर एक इंडिविजुअल अपने अपने ग्रुप, अपने अपने सेक्शन में वर्क को पूरा करता है. ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन. और ये हमेशा एक इंडिविजुअल के कारण नहीं होता बल्कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे को कॉपरेट करता है. टॉप लेवल, मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल लो लेवल को, इवन हर एक लेवल में हर एक लोग अपने अपने काम का कॉपरेट होकर के एक तरह से सिंक्रोनाइज होकर के अपने एफर्ट्स को फुलफिल करते हैं जिससे हर एक लेवल पे काम आसानी से पूरा होता है. ऑर्गेनाइजिंग सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ सपोर्ट. ये सपोर्ट देता है सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए क्योंकि ये डेजिग्नेट करता है हर एक को. परचेज वाले परचेज ऑफिसर हैं, सेल्स मैनेजर सेल्स का काम करता है, मेंटेनेंस वाले मेंटेनेंस का काम करते हैं. यानी हर एक जगह अपना अपना सुपरविजन होता है और लोग अपना काम करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडेप्टेशन ऑफ बिजनेस टू चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और कभी कभी जब कभी इंटरनली कुछ ज़रूरत हो या एक्सटर्नली बिजनेस के एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होता है तो ऑर्गेनाइजेशन भी उस तरह की फैसिलिटीज़ को या उस तरह के वर्कलोड को थोड़ा मॉडिफाई करके फुलफिल करने की कोशिश करता है जिससे उसके कंटिन्यूस वर्कलोड में किसी प्रकार का असर न पड़े. इसीलिए वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाहर होने वाले अदर एक्टिविटीज़ पे भी सर्वे करता रहता है, एनालाइज करता रहता है. दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजिंग करते समय 3 और 4 प्रोसेस हैं. सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजर अपने काम का डिवीजन करता है यानी डिवीजन ऑफ वर्क इज़ द फर्स्ट स्टेप जिसमें वो लोगों को उसके स्किल्ड के अनुसार, एफिशिएंसी के अनुसार काम बांट देता है और स्पेशल लोग स्पेशल काम करेंगे, जो जिस काम में निपुण है वो काम करेंगे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का वर्कलोड ईजिली, कंफर्टेबली फुलफिल्ड हो जाएगा. नेक्स्ट स्टूडेंट, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स. हर एक को डिपार्टमेंटल वे में काम किया जाता है.
सेल्स का डिपार्ट अलग हो जाता है, परचेज का डिपार्ट अलग हो जाता है, मेंटेनेंस का डिपार्ट अलग हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्ट अलग हो जाता है, ठीक है। इस तरह से सिक्योरिटी डिपार्ट अलग हो जाता है। दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं और हर एक डिपार्टमेंट के लोग इंडिविजुअली अपना अपना काम करते हैं। ये फंक्शन, टाइप ऑफ प्रोडक्ट और ज्योग्राफिकल एरिया पे भी कंसर्न करता है, इस बेसिस पे चलता है। लास्ट, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जो उस एम्प्लॉय के जॉब पोजीशन के आधार पे होता है, और ये एक तरह का रिलेशनशिप क्रिएट करता है कि किसको ऑर्गेनाइजेशन में किस काम के लिए ऑथराइज किया गया है या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब आते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो दो तरह से हैं, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, लाइक फाइनेंस होना, मार्केटिंग करना, प्रोडक्शन या पर्सनल परचेजिंग, सेलिंग करना, ऑल दिस काम, मतलब इतने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, जो विच इज क्रिएटेड बाय ग्रुपिंग द वेरियस एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। ये प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। इट इज यूजफुल इन लार्ज सेक्टर एंड डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, जहां एक ही साथ साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट, इसके फीचर्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसके दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर देता हूं, उनके डिफरेंस को बता देता हूं, सो दैट अगर इंडिविजुअली क्वेश्चन आएगा तो भी आप लिख सकते हो उसके फीचर्स को अलग अलग करके, और अगर डिफरेंस बिटवीन आएगा तो भी लिख सकते हो। तो हियर इट इज स्टूडेंट, आपका ये है आपका डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसके बेसिस के आधार पर कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है इसको। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेलिबरेटली प्लान किया जाता है और क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को, टारगेट को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी टारगेट को लेकर नहीं, बल्कि सोशल इंटरेक्शन, ह्यूमन बिहेवियर, नेचुरल स्पॉन्टेनियस बिहेवियर को लेकर, रिजल्ट को लेकर अमंग द मेंबर्स क्रिएट किया जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस प्रॉफिट मोटिव, अर्निंग, प्रॉफिट या इंक्रीज इन सेल्स से रिलेटेड होता है। वेयर एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ फुलफिल करता है सोशल और कल्चरल नीड्स को, फीलिंग्स को, सेंस को, जो बिलोंगिंग्स टू द प्रोडक्ट होते हैं। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चूंकि प्रॉफिट मोटिव है, दैट्स वाई रिजिड होता है, कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार चलता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिजिड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड शेप का होता है, दैट मीन्स ब्रॉड एट द टॉप एंड नैरो एट द बॉटम। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी शेप का जरूरत नहीं होता है, ये ही सिर्फ ह्यूमन रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, बिहेवियर जो है, बिहेवियर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द मेंबर्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड होता है मैनेजमेंट में, फॉर्मल में। बट इनफॉर्मल में बिहेवियर जो है वो कॉमन होता है, क्योंकि वो लोग आपस में ही, एम्प्लॉयज आपस में ही या वर्कर्स आपस में ही सेट करते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल में डायरेक्ट होता है, फिक्स्ड होता है और डिटरमाइंड किया जाता है चेन बाय चेन, यानी मैनेजर जो सुपरवाइजर को रखता है या सुपरविजन करता है उसके अनुसार वर्कलोड को फुलफिल किया जाता है। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मेंबर्स जो है खुद डेवलप करते हैं एक चैनल और इंटरेक्ट करते हैं अपने से, जैसे कि अंगूर के गुच्छे में होता है। स्टेबिलिटी जो है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन स्किल एंड एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स के स्किल पे डिपेंड करता है। दे आर रिलेटिवली स्टेबल एंड प्रॉफिटेबल होता है। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, क्योंकि ये प्रेडिक्ट किया जाता है, किसी भी टाइम चेंज किया जा सकता है। फॉर्मल जो है वो देखा जाए तो वो अपने से एग्जिट भी हो सकता है और इन भी हो सकता है, लेकिन इनफॉर्मल जो है वो टोटली फॉर्मल पे ही इंटरडिपेंडेंट होता है। सो दीज आर द डिफरेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। Delegation. This is the process by which a manager shares some of his work and authority with his subordinates is known as delegation of authority, जिसमें एक मैनेजर अपने काम को अपने अथॉरिटी के आधार पर सबऑर्डिनेट में बांट देता है और उस काम को पूरा करता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन एक सिस्टमेटिक डेलीगेशन होता है। इसमें तीनों ही लेवल पे काम होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल।
तीनों ही लेवल पर सेंट्रलाइज कर लिया जाता है और सभी इंडिविजुअली अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। डेलीगेशन में अथॉरिटी जो है वो मैनेजर की होती है और इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स उस वर्क यूनिट को पूरा करता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन वाइडर स्कोप होता है, वो पहले टॉप लेवल वाले मिडिल को देंगे, मिडिल वाले लो में देंगे, इस तरीके से वो बटा हुआ रहता है, यानी टाइम टेकिंग होता है। डेलीगेशन का सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ रिक्वायर्ड एज अ रूटीन एक्ट ऑफ मैनेज, ये रूटीन होता है, परपिचुअल होता है, हमेशा लगातार चलता रहता है, ठीक है। और मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वर्क के मोर इंपॉर्टेंट वर्कलोड को पूरा करने का परमिशन लेता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो वाइटल डिसीजन होता है। ये मेजर एक्सपेंशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल हुआ या कॉम्पिटिटिव हुआ, कंडीशन के अनुसार ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का हो जाता है। दैट्स वाई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन में लार्ज स्केल पे काम को करने के लिए बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं और उसे तीनों लेवल पर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पर एक्टिवेट किया जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, फ्रीडम है, यानी इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट में डू नॉट हैव मच फ्रीडम, इसके पास उतना फ्रीडम नहीं होते हैं, सुपरविजन के अंतर्गत ही काम करना पड़ता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम होता है, फ्लेक्सिबल होता है, अपने अनुसार सोच कर वही वर्क को फुलफिल किया जाता है। विड्रॉल ऑफ अथॉरिटी इन डेलीगेशन, विड्रॉल ऑफ अथॉरिटी इज ईजिली पॉसिबल है, इमीडिएटली किसी भी डिसीजन को चेंज कर सकते हैं और सबऑर्डिनेट को बता सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिफिकल्ट होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द अथॉरिटी हैज़ बिन डेलीगेटेड टू द ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि अब वो टॉप लेवल में जब डिसीजन हो चुका है तो मिडिल लेवल पहले वेट करेगा, तब वो लोअर लेवल को बताएगा, या लोअर लेवल डायरेक्टली अपने एक्शन को एक्टिवेट नहीं कर सकता, वो मिडिल लेवल को तक इंफॉर्मेशन देगा, मिडिल वाला टॉप से पूछेगा, यानी दैट मीन्स इट विल टेक टाइम and it is very lengthy process, so it is very difficult to authorized. So these are the difference between delegation and decentralization. Now student, one more point which we have to understand, that is the brief principle of span of control. अब डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में हम लोग पढ़े, डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में पढ़े, तो उसी तरह स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट प्लेस्ड अंडर अ मैनेजर्स डायरेक्ट सुपरविजन, जो मैनेजर के अंदर डायरेक्ट सुपरविजन से कंट्रोल्स करने से चलता है। और ये दो तरह से होता है स्टूडेंट, जब ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर एक वाइड ओपन यानी वन लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम करता है, और दूसरा नैरो स्पेन, एक वाइड स्पेन और दूसरा देखिए यहाँ नैरो स्पेन, दोनों पे ध्यान से देखिएगा डिफरेंस। जब वाइड ओपन है तो उसका फिगर देखिए, एक मैनेजर है और इसके अंदर स्पेन ऑफ कंट्रोल इतने लोग, यानी लगभग 16 लोग अंडर कंट्रोल में है, जिसको एक अकेला मैनेजर कंट्रोल कर रहा है। ये लार्ज स्केल वाले कंपनीज में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बट अगर बात करते हैं नैरो की, नैरो स्पेन जहाँ 2 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट काम कर रहा है, देखिए एक सीनियर है और ये 4 असिस्टेंट हैं। तो आप ऐसा याद रखिए कि लार्जर द स्पेन द लेजर द नंबर ऑफ मैनेजर, जितना ज़्यादा स्पेन लार्जर होगा नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेवल्स उतने कम होंगे। लेकिन अगर स्पेन कम होगा तो हायर नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेवल्स होकर गुजरना पड़ेगा। नैरो स्पेन इनेबल्स करता है मोर इफेक्टिव एंड सुपरविजन, क्योंकि नैरो स्पेन में ज़्यादा सुपरविजन बहुत क्लोज तरीके से हो सकता है, पॉसिबल है, सभी एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को के काम को क्लोजली देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। बट वाइडर स्पेन में ऐसा नहीं होता है। वाइडर स्पेन आप बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन इज ईजी इन बिग ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द वाइड स्पेन रेदर देन नैरो स्पेन। जहाँ लार्ज स्केल की बात करते हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वहाँ वाइड स्पेन ज़्यादा एप्लीकेबल है एज कंपेयर टू नैरो स्पेन। सो कभी कभी इन प्रैक्टिस इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक सुपरविजन, नेचर ऑफ जॉब, नॉलेज एंड स्किल्स पे भी, स्किल्स ऑफ सबऑर्डिनेट पर भी डिपेंड करता है कि स्पेन ऑफ कंट्रोल कैसा किया जाए। सो स्टूडेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच यू हैव टू बेयर इन माइंड। आप वीडियो को बार बार वॉच करें, लिसन करें, लिसन ऑल दोज पॉइंट्स केयरफुली। ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो as well as you can understand this chapter thoroughly. After that, whatever the questions, you can write in your own words all those answers. Thanks for watching this video.